नमस्ते। मेरा नाम सिद्धांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं खर्चा पानी। अमिताभ बच्चन, कमल हसन, सलमान खान, इलॉन मस्क, शक्तिकांत दास, इन सब के बीच में एक खासा कनेक्शन है। इलॉन मस्क वाली खबर का तो कनेक्शन पुराना ही है, जब इलॉन मस्क ने अपनी डॉज कॉइन लॉन्च की थी और पूरी दुनिया टूट पड़ी थी। और फिर अमिताभ बच्चन आए और फिर सलमान खान आए, फिर कमल हसन आए। तो इन सब चीजों के बारे में थोड़ी सी आज बातचीत करेंगे। शक्तिकांत दास ने एक बहुत बड़े मार्केट पर क्या एक टिप्पणी की है जिसको जरूर जानना चाहिए आप लोगों को। इस पर बातचीत करेंगे भारत के बॉन्ड मार्केट की। क्या अब आरबीआई में खाता खोलने का समय आ चुका है, इस पर थोड़ी बातचीत होगी। और आखिर में इलॉन मस्क, जो अभी थोड़ी देर पहले 10 सेकंड पहले अपने डॉज कॉइन की वजह से चर्चा में थे, अब अपने टेस्ला के स्टॉक बेचने की वजह से चर्चा में आए। और आज हम बातचीत करेंगे ये सारी राजीव दुबे से, जो फॉर्च्यून इंडिया के संपादक हैं। राजीव जी नमस्ते, कैसे हैं? नमस्कार सिद्धांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अच्छा राजीव जी, सबसे पहले हम लोग एनएफटी वाली स्टोरी पे बात करते हैं। एनएफटी एक शेयर है जिसको बिटकॉइन में डीलिंग्स करने वाले ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, क्रिप्टो में डील करने वाले थोड़ा ज्यादा अच्छे से जानते होंगे, या उस मार्केट को समझने वाले। नॉन फंजिबल टोकन इसको कहते हैं पूरा। अब इसमें खबर तो ये है कि अमिताभ बच्चन और उनके बाद सलमान खान और उनके बाद कमल हसन, इन लोगों ने अपने अपने एनएफटी के कलेक्शन लॉन्च किए। और मतलब कैसे कैसे कलेक्शन होते हैं, जैसे कोई डिजिटल आर्ट है वो एनएफटी में निकल जाता है। एक खबर मैं पढ़ रहा था कि क्विंटन टेरेंटिनो पल्प फिक्शन के कुछ डिलीटेड सीन्स को एनएफटी की तरफ बेचना चाहते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में शायद खबर थी, वो मधुशाला की एनएफटी निकाल रहे हैं। तो ये क्या रहे हैं ये लोग राजीव जी? सबसे पहला सवाल यही है, फिर उसके बाद इसके डिटेल में चला जाएगा हम लोग। देखिए, इसमें दो कंपोनेंट्स हैं, एक जो रेगुलर एनएफटी है और एक मेटा मेटावर्स एनएफटी। तो दोनों में एक बहुत ही सिंपल अंतर है। मेटावर्स एनएफटी जो है, जो कमल हसन शुरू कर रहे हैं, उसका मेटावर्स का जनरली अगर आप देखिए, मेटावर्स का मतलब है कि आप वर्चुअल रियलिटी में वाले वर्ल्ड में, उस यूनिवर्स में, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड मेटावर्स। तो वर्चुअल रियलिटी का जो यूनिवर्स है, उस यूनिवर्स में अगर आप कॉइन लॉन्च करते हैं तो वो उसको मेटावर्स, मेटा कॉइन और व्हाटएवर नेम दैट दे विल गिव इट, तो वो एक तरह का वो है। दूसरा, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप मेटावर्स में? आप जैसे आपका डिजिटल अवतार हो सकता है, आप कमल हसन का कंप्लीटली डिजिटल अवतार इन अ टोटली न्यू वे। इट कैन बी अ वर्चुअल रियलिटी, जैसे आपका कोई मूवी का कोई सीन है, या फिर उसको वर्चुअल रियलिटी में दे सकते हैं। तो वो उस तरह के उसको फंजिबल, नॉन फंजिबल टोकन उसके इशू करेंगे, तो जो भी उसके सब्सक्राइबर्स होंगे उनको वो इंडिविजुअली मिलेगा। दूसरा जो है तरीका है एनएफटी का, वो जैसे बिटकॉइन है वैसे एनएफटी है, और उसको रेगुलर बिटकॉइन या किसी भी क्रिप्टो करेंसी मार्केट में ट्रेड किया जाता है, और वो सारे लॉन्च किए हैं अमिताभ बच्चन से लेकर और लोगों ने। तो इसको या तो आप ऐसे देख सकते हैं कि एक तरह का, मैंने इसका बेस्ट एक्सप्लेनेशन एक आर्टिकल में पढ़ा, वो ये है कि ये आपका एंट्री पास है एक क्लब का, एक तरह का क्लब है ये। और आप उस क्लब के जब मेंबर होते हैं तो आपको एक्सक्लूसिव राइट्स मिलेंगे कुछ चीजों के, जो वो क्लब के ओनर अपने क्लब में गए तो क्लब ने खाना ऑर्डर किया, ड्रिंक्स ऑर्डर किए, तो वो वाला ही जी बिल्कुल। तो और वो सिर्फ आपके लिए होगा, और आपके अलावा किसी के पास नहीं होगा। तो जो भी इसके सब्सक्राइबर्स होंगे उनको वो सारे राइट्स मिलेंगे और सारे नॉन फंजिबल टोकन्स मिलेंगे। तो इसमें कॉइन हो सकता है, इसमें कोई आर्ट फॉर्म हो सकती है, इसमें कोई उनकी, मान लीजिए कल को कोई जैसे आप मूवीज क्रिएट करते हैं, मान लीजिए जैसे नेटफ्लिक्स के लिए मूवीज क्रिएट करते हैं, कल के लिए वो हो सकता है कि ये 5 मिनट की या 10 मिनट की ऐसी फिल्म छोटी बनाना चाहें, जिसको कि वो अपने एनएफटी सब्सक्राइबर्स को देना चाहें। तो ये एक तरह का
एक्सक्लूसिव क्लब समझ सकते हैं आप, और उस तरह से एनएफटी को देखना चाहिए। इसमें आर्ट फॉर्म्स हो सकती हैं, तो टेक्स्ट हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, वर्चुअल रियलिटी हो सकता है। किसी भी फॉर्म में मेटावर्स में आप ये एनएफटी को क्रिएट कर सकते हैं और उसको पॉपुलेट कर सकते हैं। चलिए, मतलब मिला जुला के पैसा कमाने का एक तरीका है, काफी वर्चुअल तरीका है। अमिताभ बच्चन चाहे इसको लॉन्च करें, चाहे एकदम नया सलमान तरीका खान है। लॉन्च करेगा, है, और पैसा कमाने का तरीका है। मतलब मैं मोटी बिल्कुल भाषा में बोल रहा हूँ राजीव जी। बिल्कुल, और एकदम नया तरीका है, ये हाँ। एग्जिस्ट नहीं करता था पहले। पहले क्या, ओके। आप फिल्म करते थे, एडवर्टाइजिंग करते थे, आप स्पॉन्सरशिप्स करते थे, आप कुछ इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे तो आपको पैसा मिलता था, कुछ आप आर्टिकल्स में पार्टिसिपेट करते थे या लिखते थे तो आपको पैसा मिलता था। ये एकदम नया एवेन्यू है स्टार्स के लिए पैसा कमाने का। ओके। अच्छा, ये एनएफटी की बात समझ में आ गई। कितना लीगल है इसको खरीदना, इसमें ट्रेड करना? क्योंकि दे आर सेलिब्रिटीज, उनकी फैन फॉलोइंग है। अमिताभ बच्चन की फैन फॉलोइंग कम नहीं है, सलमान खान की फैन फॉलोइंग कम नहीं है, और साउथ में ना तो कमल हसन की हिंदी बेल्ट में भी उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। तो आ, लोग खरीदेंगे, लोग इन्वेस्ट करेंगे, लीगल कितना है, सबसे बड़ा सवाल। सिद्धांत, इनफैक्ट फॉर्च्यून इंडिया में हमने 2 आर्टिकल इसके ऊपर किए हैं कि हॉलीवुड में आप हॉलीवुड के स्टार्स के ऊपर आप इन्वेस्ट तो कर रहे हैं, पर आपने क्या देखा है कि ये लीगल है या नहीं है। देखिए, वो इतना ही लीगल है जितना ब्लॉकचेन लीगल है, या जितना आज की तारीख में क्रिप्टो करेंसीज लीगल है। बेसिकली कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं है, ना ब्लॉकचेन का है, ना क्रिप्टो करेंसी का है। जैसे हम शायद 2-3 बार इस बात के ऊपर बात कर चुके हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं हमारे, उन्होंने 2013 से इसके ऊपर कोई काम नहीं किया है, और इसको रेगुलेट की कोई कोशिश नहीं हुई है। इसको बैन करने की बहुत कोशिश हुई है, जिसको कि सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया। तो अब रेगुलेटर्स इस पशुपेश में है कि आखिर इसको इस ये जो नया एनिमल क्रिएट हुआ है डिजिटल वर्ल्ड में, इसको कैसे हैंडल किया जाए। और इस बारे में हमारे पास ही नहीं, दुनिया के काफी रेगुलेटर्स इस असमंजस में है कि इसको कैसे हैंडल किया जाए। लेकिन उन्होंने कुछ बाउंड्रीज बनाई हैं, कुछ रेगुलेट करने के कुछ तरीके बनाए हैं। हमारे जो रेगुलेटर्स हैं उन्होंने अभी तक, आज तक किसी भी तरह का कोई एक्शन या कोई गाइडलाइन इसके ऊपर नहीं दी है। सिर्फ जो और कॉन्फ्लिक्टिंग और कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स आते हैं डिफरेंट रेगुलेटर्स के और फाइनेंस मिनिस्ट्री के भी। आरबीआई कुछ बोलता है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर कुछ बोलते हैं, सेबी कुछ बोलता है। तो ये जो रेगुलेटर्स और कमोडिटीज एक्सचेंज कुछ बोलता है, तो जो डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं यार, तो ये एक तरह से मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच की स्थिति है, जहां तक सरकार और रेगुलेटर्स की तरफ से है, जो होनी नहीं चाहिए। एक्चुअली जो इन्वेस्टर्स हैं उसमें उनको इसमें कमाई नजर आती है, उनको इसमें फ्यूचर नजर आता है। तो ये सरकार का काम है, रेगुलेटर्स का काम है कि वो इंटरवीन करें और इस तरह की सिचुएशन ना आने दें कि ऐसे कोई क्रैश करे और सबका पैसा बर्बाद हो जाए। तो वो बहुत जरूरी है कि हम इसकी बाउंड्रीज दिखाएं, इसकी बाउंड्रीज बनाएं, इन्वेस्टर्स को चेताएं कि ऐसे कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए और कहाँ इन्वेस्ट करने में खतरा है या नहीं करना चाहिए या इलीगल है। तो ये जैसे क्रिप्टो करेंसीज जो होती हैं, इसके कई फॉर्म्स होते हैं। एक तरह का करेंसी जो नाम है, एक तरह की करेंसी होती है, पर वो कोई भी दुनिया की बहुत सारी कंट्रीज उसको करेंसी की तरह लेना नहीं चाहती, क्योंकि वो अपनी सॉवरेन करेंसी को थ्रेटन करती है। तो मान लीजिए आप वो ना भी लें, तो उसको एसेट की तरह ट्रीट करना है, उसको कमोडिटी की तरह ट्रीट करना है, उसको फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की तरह ट्रीट करना है, उसको टोकन्स की तरह ट्रीट करना है। कैसे इस इस एनिमल को हैंडल करना है, ये तो आप बताइए कम से कम। हाँ, मतलब ये बात आप पिछले जब एपिसोड का आप जिक्र कर रहे थे, तो आपने कई बार कहा है कि इसको इस जानवर को खुला छोड़ना है कि बांध के रखना है। बताइए, इसको घर में पालना है, टहलाने ले जाना है, कि क्या करना है? इसको क्लियर करना होगा सरकार को, ये आपने कई बार कहा। एग्जैक्टली। यहाँ पे मैं शक्तिकांत दास ने जो रिसेंट स्टेटमेंट उनका आज चर्चा में है काफी, और क्रिप्टो मार्केट्स को उन्होंने उस पूरे स्टेटमेंट ने काफी हिलाया हुआ है।
रेगुलेशन की तो बात उन्होंने की है कि उन्होंने फ्रेमवर्क बना के सरकार को, यूनियन मिनिस्ट्री को दे दिया है, और वो एज एंड व्हेन जब बातचीत करेंगे और उसको रिलीज करेंगे। और उन्होंने कहा है कि उनके क्रिप्टो करेंसी को लेकर मेजर कंसर्न्स हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ दिनों पहले चले इकोनॉमिक टाइम्स में और दो तीन कई कई बड़े अखबारों में फ्रंट पेज पे विज्ञापन आए थे, जहां पे ये कहा गया था, किसी क्रिप्टो एक्सचेंज का विज्ञापन था कि 6 करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स, 6 लाख करोड़ 6 लाख करोड़ से ज्यादा इन्वेस्टर्स हमारे पास हैं। और इस पर शक्तिकांत दास ने कहा है कि ये नंबर कुछ ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया लग रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए उसमें एग्जैजरेशन जरूर होता है, क्योंकि आप देखिए जिसका फ्यूचर या जिसकी कमाई इस एरिया पे डिपेंडेंट है, तो वो एसोसिएशन है इनकी क्रिप्टो करेंसीज की, उन्होंने वो दे ऑल केम टुगेदर और उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट निकाला कि पूरी क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री में अभी तक अब 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो चुका है। नाउ अगर वो इन्वेस्टमेंट बहुत वेगली नंबर डाला गया है उसमें, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट क्यूमुलेटिवली 2013 से आज तक हुआ है, या हर साल हो रहा है, या इतना अमाउंट का ट्रेडिंग हो रही है, वो बिल्कुल वेग रखा गया है। और एंड यू कैन गिव क्रेडिट फॉर देम, क्योंकि वो उनको नोटिस कराना था पूरी दुनिया को, वो नोटिस उन्होंने करा दिया, सरकार को भी नोटिस करा दिया। तो सरकार को उस पर रिएक्शन देना पड़ा कि आखिर कि इतना इन्वेस्टमेंट कोई सवाल ही नहीं है। तो देखिए साल के एक साल का अगर आप एवरेज निकालिए तो मान लीजिए 500 करोड़, 1000 करोड़, किसी को अंदाजा नहीं है कि पूरी इंडस्ट्री में इस वक्त कितनी ट्रेडिंग हो रही है ऑन अ डे टू डे बेसिस। तो इसको ट्रेडिंग के हिसाब से देखना होता है। जैसे हमारा स्टॉक मार्केट में डेली ट्रेडिंग कितने लाख करोड़ की होती है, उस हिसाब से देखना होगा, बजाय इसके कि टोटल 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो कि मिसलीडिंग भी हो सकता है। हाँ, वो काफी एड पीआर टाइप का भी लग रहा है कि जी, तो 2013 से हुआ है कि अभी हुआ है कि कब हुआ है, कितने साल में हुआ है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। ज्यादा से ज्यादा मेरे ख्याल से 2 मिलियन के करीब, बहुत आप एग्जैजरेट भी करिए तो 2 मिलियन से ज्यादा इसमें इन्वेस्टर्स नहीं है भारत में। और 2 मिलियन इन्वेस्टर्स डेली ट्रेडिंग भी करते हैं, तो कितनी ट्रेडिंग कर सकते हैं आखिरकार। जैसा कि शक्तिकांता दास ने बताया कि एवरेज इन्वेस्टमेंट जो है वो है 1000 और 3000, मेजोरिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट 1000 और 3000 रुपए के बीच में है। तो 2 मिलियन इन्वेस्टर्स 1000 और 3000 रुपए के, तो आप लगा लीजिए 2000-3000 की कितना उसका अमाउंट बनता है। तो डेफिनेटली वो एग्जैजरेशन की इंडस्ट्री को जरूरत है, क्योंकि वो इसको नोटिस में लाना चाह रही थी सरकार के, और वो इसमें सक्सेसफुल हुए हैं। और सरकार इस पर काम तो बहुत टाइम से कर रही है, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ पाई है उनकी थिंकिंग में, और या फिर उनकी रेगुलेटरी इंटरवेंशन में। और मुझे इस चीज को लेकर एक छोटा सा टसल समझ में आता है राजीव जी, कि कॉइन एक्सचेंजेस, जो बिटकॉइन एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं, वो इस तरह का एक बड़ा नंबर पेश करते हैं कि 6 लाख करोड़ हमारे पास इन्वेस्टमेंट आ गया। बिल्कुल वही ऑब्जेक्टिव था। हाँ, वो ऑब्जेक्टिव था। वो एक मेरे ख्याल से वो प्रेशर टैक्टिक्स है कि साहब इतने लोग पैसा लगा चुके हैं, नाउ यू हैव टू रेगुलेट इट। और आरबीआई कह रहा है कि हमें नहीं लग रहा है कि साहब आपने लगाया है। वहां पे बहुत एक सटल मीनिंग है इस पूरे डायलॉग की। जी जी बिल्कुल, कि साहब आप झूठ बोल रहे हैं और आपने नहीं लगाया, ये प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं, सर रेगुलेट करो अब तो, अब इसको ओपन कर दो मार्केट को। पर सिद्धांत देखिए, एक बार वो नंबर किसी के जहन में आ गया, बैठ गया, तो उसको अब आप खूब बोलते रहिए कि वो गलत नंबर है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ इज नाउ ऑन द गवर्नमेंट। उन्होंने तो एक नंबर बोल दिया 6 लाख करोड़, पूरी दुनिया को लग रहा है कि 6 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हो गया। अगर इसको बैन किया गया तो बर्बादी हो जाएगी पूरी इकोनॉमी की। दैट वाज द ऑब्जेक्टिव, राइट? और तमाम फोरम पे कहते घूमते भी फिरोगे कॉइन एक्सचेंज के मालिक वगैरह जो है। बिल्कुल, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव ये था कि इसको छेड़ो मत, आप इसका तरीका ढूंढिए, इसको कैसे रेगुलेट करना है वो ढूंढिए, लेकिन छेड़िए मत, क्योंकि अगर आप छेड़ेंगे तो हमारी पूरी इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव था उसका, और वो उसमें सक्सेसफुल हो गए। आरबीआई के गवर्नर को उसमें आपको इंटरवीन करना पड़ा। पर ये सिचुएशन आने क्यों दी आपने? ये भी तो सोचिए
ये जी, ये सिचुएशन भी सही क्यों है। आने दी? क्यों बैठे हुए थे रेगुलेटर इस पर इतने दिनों से? रेगुलेटर का काम होता है टू बी अहेड ऑफ द कर्व। अगर कुछ आपको नजर आ रहा है कि आपकी इंडस्ट्री में कुछ हो रहा है, तो आप उसको उस पर नजर रखना ही तो आपका काम है। आप इसीलिए तो रेगुलेटर है उस इंडस्ट्री के। हम्म। तो अगर तो यहाँ पर क्या हुआ है सिद्धांत की, यहाँ पर यही नहीं पता, डिफरेंट रेगुलेटर्स यही नहीं डिसाइड कर पा रहे थे कि रेगुलेटर आखिर इसका होगा कौन। ये कमोडिटी भी है, ये करेंसी भी है, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट भी है। हमारे यहाँ तीन हम्म। डिफरेंट रेगुलेटर्स हैं, और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अगर इन तीनों को बिठा के एक एक डिसाइड किया होता कि हमको ऐसे ऐसे करना है, या ये ग्लोबल ऐसे बेंचमार्क्स हैं, ऐसे लोग दुनिया में कर रहे हैं, और हमको ऐसा करना चाहिए, तो कोई रेगुलेशन या किसी तरह का कोई डायरेक्शन इसमें देना बहुत जरूरी था। 2013 से आज तक 8 साल हो गए हैं, और इसमें अभी तक इसमें सिर्फ इग्नोर करने की कोशिश की गई है कि ये एक प्रॉब्लम है, किसी तरह अपने आप ही रिजॉल्व हो जाएगी शायद। हम्म। हाँ, मतलब मिला जुला के अमिताभ बच्चन हो, चाहे सलमान खान हो, चाहे कॉइन एक्सचेंज वाले हो, एक लीगैलिटी और सब कुछ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सरकारी चाल शायद धीमी ही होती है। ऐसे में काफी सरकारी चाल अगर धीमी हो तो फूंक फूंक के कदम रखने की खास जरूरत है उस समय, क्योंकि सरकार आपको आपको ही खुद का बचाव करना पड़ेगा, खुद के पैसों का बचाव करना पड़ेगा। मतलब राजीव जी, मुझे तो इस मतलब सच में आश्चर्य होता है कि मैं सहारनपुर में था तो वहां पे एक व्यक्ति था जिसका लकड़ियों का कारोबार था, और वो मतलब एकदम टूटा हुआ था। उसने 20 लाख लगा दिए थे क्रिप्टो करेंसीज में, और उसने कहा था कि उसके मतलब उसका रिटर्न जो इस समय स्टैंडिंग है वो लगभग 12-12 के आसपास पड़ा हुआ है। और उसने लगाया था कभी बहुत, जब हाई हाई था उसने लगा दिया होगा सोच के कि भाई रिटर्न अच्छा मिलेगा, लेकिन उसकी अब वो 8-8.5 लाख के लॉस में हट पड़ा गया था। आपका मतलब है, 20 लाख हाँ, 12 लाख हो गए हैं। हाँ, हाँ, तो मेजोरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स, लेकिन उसमें पैसे भी बहुत लोगों ने बनाए। एकदम जो इन्वेस्टर्स सही ये समय पे मान इन्वेस्ट किया लीजिए, जिसने तो बना लिए। देखिए आप अगर अगर 2019 और 20 के बीच में अगर आपने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया होगा, तो आप देखिए जो 2000 का कॉइन हो गया था या 2500 का शायद कॉइन हो गया था, आज उसकी 60,000 डॉलर तक पहुंच चुका है। तो आप सोचिए कि कितना गुना हम्म। कुछ लोगों ने उसमें कमाया है। हम्म। तो पॉसिबिलिटी भी थी, लेकिन इसमें जो भी करना था उसका अगर आपने पूरा ताना बाना नहीं बनाया है, तो उसमें शांत रहने की बजाय कम से कम उसके बाउंड्रीज तो सेट करिए। आप ये तो हम्म। बताइए कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, क्योंकि इस वक्त तो अगर आप देखिए तो एक तरह से एनएफटीज भी इलीगल है, हम्म। क्रिप्टो करेंसीज भी इलीगल है। जितना इलीगल वो है उतना इलीगल भी है, क्योंकि हम्म। उसका कोई रेगुलेशन नहीं है। तो सब लोग उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अगली खबर की ओर चला जाए, भारत के बॉन्ड मार्केट पे। कल नरेंद्र मोदी आरबीआई रिटेल डायरेक्ट स्कीम लॉन्च करने वाले हैं, और ये क्या है? ये है कि भारत का 1.1 ट्रिलियन डॉलर का जो बॉन्ड मार्केट है वो रिटेल बायर्स के लिए ओपन हो रहा है। रिटेल इन्वेस्टर्स जो हैं ओपन कर आरबीआई में अपना गवर्नमेंट सिक्योरिटी अकाउंट ओपन और मेंटेन कर सकते हैं बिना किसी पैसे के। तो बॉन्ड मार्केट पे तो बातचीत होती ही रही है लगभग हर कई कई मौके पे। राजीव जी, क्या मतलब है कि अब लोग आरबीआई में अपना खाता खोल लेंगे और वहां से गवर्नमेंट की बोरोइंग शुरू होगी और गवर्नमेंट की बोरोइंग में हेल्प मिलेगी? देखिए जो ये बॉन्ड ट्रेडिंग होगी, वो आई थिंक 10,000 की लिमिट की, 10,000 की मिनिमम इन्वेस्टमेंट पर होगी। और अभी तक इसमें क्यों नहीं हुई रिटेल इन्वेस्टर को ट्रेडिंग, उसकी दो वजह है। एक वजह तो ये है कि भारत सरकार को इतना पैसा कभी उगाही करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जितना इस साल से करना पड़ रहा है। कुछ कोविड की वजह से और कुछ अपनी इन्वेस्टमेंट स्कीम्स की वजह से, खास तौर से इस वजह से क्योंकि हमारी इकोनॉमी भी काफ़ी श्रिंक कर चुकी थी। तो तो उनको नए एवेन्यूज ढूंढने थे कि किस तरह पैसा रेज किया जाए। तो पैसा रेज करने के लिए मतलब ये एक तरह से जो सरकार बॉन्ड का मार्केट, आईपीओ है। जी, और जो बॉन्ड मार्केट में आप जाएंगे तो बॉन्ड मार्केट की लिमिट है, कॉर्पोरेट सेक्टर की लिमिट है कि और उनका इंटरेस्ट लेवल भी लिमिटेड है। जैसे ही आप उसको
इंक्रीज कर देते हैं उसकी रेंज, तो वो एक्सपोनेंशियली आप पैसा रेज कर सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं वो ये सवाल उठा रहे हैं कि आखिर आप जो रेट देंगे 4% का, 4 से नीचे ही होगा सॉवरेन बॉन्ड का रेट, वो कितना अट्रैक्टिव हो सकता है एक इन्वेस्टर के लिए, जब जो ऑलरेडी 5.5-6% बैंक से इंटरेस्ट ले रहा है। तो उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए आपको कोई टैक्स इंसेंटिव देना पड़ेगा अलोंग साइड बॉन्ड, जैसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स हुआ करते थे। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 1-1.5% का जो इंटरेस्ट है उसका डिफरेंस को न्यूट्रलाइज करने के लिए वो कुछ टैक्स इंसेंटिव्स देने पड़ेंगे। उन टैक्स इंसेंटिव्स का ऑब्वियसली आपकी टैक्स कलेक्शन पर फर्क पड़ेगा। तो ये तो एक तरह से चिकन एंड एग सिचुएशन है, इसको देखना पड़ेगा कि कैसे ये प्ले आउट करता है, कि कितने लोग उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। जैसे जैसे ये खुलेगा उसका इंटरेस्ट लेवल से पता लगेगा। वैसे विशेषज्ञों का ये मानना है कि 4% के इससे कम रेट में आप सॉवरेन बॉन्ड को बहुत अट्रैक्टिव नहीं बना सकते। अच्छा राजीव जी, ग्लोबल बॉन्ड यील्ड भी तो थोड़ी घटी हुई है, तो ग्लोबल बॉन्ड यील्ड का क्या असर पड़ेगा इंडिया के इस नए बॉन्ड मार्केट में? इन्फ्लेशन और ग्लोबल बॉन्ड यील्ड एकदम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जैसे, हाँ, एकदम उल्टा चलते हैं। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है बॉन्ड यील्ड घटती है, इन्फ्लेशन घटता है तो बॉन्ड यील्ड बढ़ती है। और जिस तरह की हमारा इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है भारत में, तो बॉन्ड यील्ड का फर्क उस पर भी नजर आएगा। तो आप ये बहुत ही डिप्रेस्ड मार्केट है एक तरह से बॉन्ड मार्केट में पैसा उगाही करने का। लेकिन सरकार के पास इस वक्त कोई चारा नहीं है, क्योंकि सरकार को काफी पैसा रिटेल इन्वेस्टर्स से लेना ही पड़ेगा अगर उनको अपने इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम का या फिर कैपेक्स प्रोग्राम का, रोड बिल्डिंग प्रोग्राम का। क्योंकि जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं कि इकोनॉमी के 4 इंजन में से एक ही इंजन चल रहा था, और वो सरकार के इन्वेस्टमेंट का था। तो जब तक सरकार के इन्वेस्टमेंट के इंजन के ऊपर पूरी इकोनॉमी डिपेंडेंट रहेगी, मेरे ख्याल से 1-2 क्वार्टर और रहेगी, तब तक हमको या सरकार को किसी न किसी तरह उसको चालू रखना पड़ेगा इंजन को। और उस इंजन को चालू रखने के ये तरीके ढूंढे जा रहे हैं कि आरबीआई से कुछ पैसा लिया जाए, कुछ पैसा डिसइन्वेस्टमेंट भी बहुत तेजी से नहीं चल पा रहा है सरकार का। एग्जैक्टली, कुछ पैसा डिसइन्वेस्टमेंट से लिया जाए, या कुछ पैसा। और जो मैं कह रहा हूँ कि डिसइन्वेस्टमेंट बहुत तेज नहीं चल पा रहा है, जो मतलब टारगेट था उस हिसाब से बहुत पीछे चल रही है सरकार। जी जी। और जो डिसइन्वेस्टमेंट हो भी रहा है, जैसे एयर इंडिया का, उसमें बहुत कुछ सरकार के हाथ में आने वाला नहीं था। ये है कि आपके घड़े में जो छेद था वो लीक कर रहा था, जो वो बंद हो जाएगा। तो पानी अब लीक करना कम कर देगा, लेकिन जो लॉसेस हो रहे थे वो पानी तो भरना ही पड़ेगा अभी उसमें। पानी तो फिर भी आपको भरना पड़ेगा। तो ये जो सिचुएशन है ये काफी ट्रिकी सिचुएशन है, और इसमें ये देखना पड़ेगा किस तरह के इंसेंटिव सरकार देती है। टैक्स इंसेंटिव तो देने ही पड़ेंगे टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव। और वो कैसे टैक्स इंसेंटिव देंगी, और उस टैक्स इंसेंटिव का उनके टैक्स कलेक्शंस पर क्या फर्क पड़ेगा, तो नेट नेट सरकार को क्या फायदा होगा इसका, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि ये असमंजस, ये पशुपेश इस वक्त बिल्कुल सरकार की अंदर चल रही है कि आखिर इसको कैसे बैलेंस आउट किया जाए। चलिए, जाहिर सी बात है कि सरकार पैसा कमाना चाह रही है और लोगों के बीच में है, बॉन्ड मार्केट लोगों के बीच में लेकर आ गई है कि आप निवेश कीजिए, इस निवेश से सरकार चलेगी, देश चलेगा। देखते हैं क्या होता है। अगली खबर, इलॉन मस्क उन्होंने टेस्ला के शेयर बेच मारे। मतलब ये इंसान मुझे कभी कभी देख के चिंता में डाल देता है। ये इंसान ये कुछ भी प्रमोट कर देगा, ये कुछ किसी चीज पे पोल चला देगा। तो इन्होंने अपने टेस्ला के शेयर बेच दिए लगभग 1.1 बिलियन डॉलर के आसपास, यूएस डॉलर के आसपास टेस्ला के स्टॉक बेच दिए। अब उन्होंने कहा भी था कि साहब मैं टेस्ला से सैलरी वैलरी नहीं उठाता हूं, जो भी है मेरे पास शेयर है इस कंपनी का। तो क्यों दिया इन्होंने, मेरा यही सवाल है। क्यों अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारी इतना इतना अचानक से, और पैसे की कमी वाला स्टेप क्यों उठा? देखिए, चाहे इलॉन मस्क हो या जेफ बीजोस हो या बिल गेट्स हो, जितने भी अमेरिका के रिच
सुपर रिच, अल्ट्रा रिच जो हैं, उनके ऊपर एक बहुत सालों से, सदियों से इल्जाम ये लगता आ रहा है कि वो टैक्स अवॉइड करते हैं, टैक्स को टैक्स को टैक्स प्रैक्टिकली जीरो टैक्स देते हैं। और वो कैसे करते हैं? वो करते हैं कि आपका लाइफस्टाइल जो है वो आपकी कंपनी मैनेज करेगी। आप 1 रुपए की सैलरी या $1 की सैलरी लेते हैं, या मिनिमम सैलरी लेते हैं, जो कुछ भी हो, 1 लाख डॉलर मान लीजिए साल की सैलरी लेते हैं। जो अपना लाइफस्टाइल वो मेंटेन करते हैं, लोन्स से मेंटेन करते हैं। लोन्स के ऊपर टैक्स नहीं लगता है आपको। आप वो तो अपने इन्वेस्टमेंट के लिए लोन लेते हैं, और फिर उसको आप जब तक, देखिए टैक्स लगता है जब आप अपनी वेल्थ को मोनेटाइज करते हैं। लेकिन जब आप वेल्थ को अंदर ही अंदर बढ़ाते रहें बिना मोनेटाइज किए, तो सरकार के पास कोई भी मौका नहीं होता है कि आपको टैक्स नेट में डालने का। और वो जो साइकिल है, वो साइकिल चलती है लोन से। एक जगह से लोन लिया, दूसरी जगह पे किया, दूसरी जगह से लोन लिया, तीसरी जगह पे किया, और आप वो साइकिल आप चलाते रहिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वो साइकिल। आपको सिर्फ पे तब करना पड़ेगा जब आप उसको कैपिटलाइज करेंगे, मोनेटाइज करेंगे। लेकिन अगर आप मोनेटाइज करेंगे ही नहीं, तो उसको कैसे आप टैक्स नेट में डाल सकते हैं? तो ये एक भूमिका है जो जिसके कॉन्टेक्स्ट में ये उनके ऊपर प्रेशर था कि भाई आप टैक्स क्यों नहीं देते। तो उन्होंने ट्विटर में ये डाला, ये एग्जैक्टली तो उन्होंने इसके बाद जब इसका एक्सप्लेनेशन दिया है रेगुलेटर्स को, उन्होंने रिटेंशन के पेमेंट की रिटेंशन के लिए जो वो उनको पेमेंट करने होंगे, उसका रीजन दिया है इस सब एपिसोड में। तो मुझे तो लगता है कि ये एक तरह का वैसे भी बहुत ही मैवरिक टाइप इंसान है इलॉन मस्क। आधी चीजें वो ट्विटर पर ही करते हैं, डोनाल्ड ट्रंप की तरह। तो लेकिन काफी सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, काफी सक्सेसफुल इन्वेस्टर हैं, और उनकी जो इस वक्त वर्थ है वो $200 बिलियन के ऊपर है। तो तकरीबन उस वेल्थ में से अगर उन्होंने एक $1.1 बिलियन को मोनेटाइज किया है, और उसका जो भी रिलेटिव टैक्स वो भरेंगे, तो बहुत उनके लिए बहुत ही छोटा एक 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 ऐसे बहुत से बिजनेसमैन हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं, पर्सनालिटीज हैं, स्टार्स हैं दुनिया में, जो काफी चीज इफेक्ट के लिए करते हैं। और ये इलॉन मस्क डेफिनेटली काफी चीज इफेक्ट के लिए करते हैं, खास तौर से ट्विटर पर। चलिए, तो ये था हमारा आज का खर्चा पानी। आप लोगों को कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा वीडियो कमेंट सेक्शन में। अपना ख्याल रखिएगा, लल्लन टॉप देखते रहिएगा, और निवेश वगैरह बहुत सोच समझ के करिएगा। गुड नाइट।